नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। वक्त तो चला है बुलेटिन का। अगले आधे घंटे में 40 खबरें देश और दुनिया, कोरोना अपडेट्स और इसके साथ साथ बाजार और कारोबार से जुड़ी हुई भी। आइए शुरू करते हैं आज का सफर। भारत चीन तनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम को 5 बजे होगी। सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष इस वर्चुअल बैठक में हिस्सा लेंगे। पीएम सभी पार्टी के प्रतिनिधियों से इस हालात पर चर्चा करेंगे। फिलहाल भारत चीन के बीच सैन्य स्तर पर वार्ता रोक दी गई है। सेनाओं को अलर्ट कर दिया गया है। पीएम मोदी लगातार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संपर्क में हैं और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। इधर चीन ने अपनी हरकतों के बाद उल्टा भारत पर ही आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हिंसक झड़प के बाद चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि गलवान हमेशा से ही चीन का क्षेत्र रहा है। भारतीय सेना ने ही सीमा पार की है और उन्होंने सीमा सहमति का उल्लंघन किया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि यह घटना वास्तविक नियंत्रण रेखा के चीन के तरफ हुई है और इसके लिए चीन को दोष नहीं देना चाहिए। चीन की तरफ से हम और ज्यादा झड़प नहीं देखना चाहते। और जो खबरें हैं उसके मुताबिक सूत्र जो बता रहे हैं करीब 20 सैनिक भारत के शहीद हुए हैं झड़प में और चीन को भी भारी नुकसान पहुंचा है। चीन की तरफ से कम 43 जवान हताहत हुए हैं। हताहतों में मरने वाले और गंभीर रूप से घायलों की संख्या भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक चीन की तरफ से हताहतों की संख्या में इजाफा भी हो सकता है। सूत्रों का यह भी कहना है कि चीन की तरफ से बातचीत को इंटरसेप्ट किया गया है। उसी आधार पर यह दावा किया जा रहा है। भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए एलएसी पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां सेना की चौकसी बढ़ा दी गई है। हिमाचल के किन्नौर और लाहौल स्पीति, उत्तराखंड के चमोली और पिथौरागढ़, सिक्किम, अरुणाचल में सेना को भी पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है। इसके अलावा उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी भारत के हर एयरबेस को हर आपात स्थिति के लिए तैनात किया गया है। नौसेना के जहाज भी तैयार किए गए हैं और समुद्र की गश्त तेज कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे शहीदों की शहादत पर हमें गर्व है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि वो मारते मारते शहीद हुए हैं। देश उनके बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ सहयोग और मित्रता का बर्ताव रखा है। हम कभी भी किसी को उकसाते नहीं हैं, लेकिन अपनी संप्रभुता और अखंडता के साथ समझौता नहीं करते। पीएम मोदी ने 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ शहीद हुए सैनिकों के लिए 2 मिनट का मौन रखा। चीनी झड़प में शहीद भारत के 20 जवानों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धांजलि दी है। ट्विटर पर राजनाथ सिंह ने फर्ज निभाते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। देश उनके इस बलिदान को कभी नहीं भूल पाएगा। शहीद जवानों के परिवारों के प्रति उन्होंने सांत्वना प्रकट की और कहा कि देश उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमें अपने देश के जवानों पर गर्व है। राहुल गांधी ने एक वीडियो इस बीच ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने चीनी झड़प में 20 शहीदों को श्रद्धांजलि दी और पीएम मोदी पर हमला बोल दिया। उन्होंने वीडियो में कहा कि चीन ने हमारी जमीन हड़प ली है। राहुल ने पीएम पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी आप चुप क्यों हैं। राहुल ने कहा कि पीएम आप कहां छुप गए, आप बाहर आइए, हम सब आपके साथ खड़े हैं। राहुल ने कहा कि आप बाहर आइए और देश को सच्चाई बताइए, डरिए मत। इसी तरह का ट्वीट प्रियंका गांधी ने किया है। हमारी जमीन, हमारी संप्रभुता खतरे में है, जवान भी शहीद हो रहे हैं, लेकिन हम चुप हैं। राहुल और प्रियंका गांधी के साथ साथ कांग्रेस के दूसरे नेता भी सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर निशाना साधा। सुरजेवाला ने अपने ट्वीट में लिखा कि राजनाथ सिंह जी, चीन का नाम तक लिखने से भी क्या डर है। सुरजेवाला ने पूछा कि हमारे कितने सैनिक शहीद हुए, क्या आप ये बता क्यों नहीं रहे हैं। सुरजेवाला ने यह भी पूछा कि क्या चीन ने हमारे सैनिक अगवा किए हैं। उन्होंने राजनाथ सिंह से कहा कि देश को गुमराह मत करें, सामने आकर जवाब दें।
चीन के खिलाफ भारत जो है वो कड़े आर्थिक फैसले ले सकता है। बताया जा रहा है कि चीनी सीमा पर विवाद के बाद भारत सरकार ने उन प्रोजेक्ट्स की समीक्षा कर दी है जो चीनी कंपनियों को दिए गए हैं। इसमें दिल्ली मेरठ आरटीएस प्रोजेक्ट भी है। सरकार की ओर से बिड को कैंसिल करने के लिए सभी कानूनी पहलुओं को देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस बिड को सरकार रद्द कर सकती है। दिल्ली मेरठ के बीच सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनना है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के रहने की सुविधा, क्वारंटाइन फैसिलिटी और वेतन को लेकर स्पष्ट आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल तक केंद्र की ओर से राज्यों को आदेश जारी किया जाए। कोर्ट ने कहा कि सभी लोगों को कम से कम 7 दिन क्वारंटाइन की व्यवस्था सुविधा मिलनी चाहिए। केंद्र की ओर से स्पष्ट आदेश जारी होने के बाद हर राज्य अपने यहां स्टेटस रिपोर्ट 4 हफ्ते के अंदर दाखिल करेंगे। और अब बात बाजार की, तो भारत चीन सीमा तनाव का असर बाजार पर भी दिख रहा है। भारतीय शेयर बाजार आज लाल निशान में बंद हुए हैं। बाजार में आज पूरे दिन उतार चढ़ाव का कारोबार रहा। अंत में सेंसेक्स 97 और निफ्टी 33 अंक गिरकर बंद हुए। ऑटो और फार्मा शेयरों में आज सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली। एनबीएफसी और बैंकिंग शेयरों की आज सबसे ज्यादा पिटाई हुई। आज निफ्टी 9,900 के नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स में 30 में से 16 शेयर आज लाल निशान में बंद हुए हैं। आज सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयरों की अगर बात करें तो इसमें मारुति था, टीवीएस मोटर्स, आयशर मोटर्स, मदरसन सुमी रहे और इसके अलावा आईओएल, केम, वॉकहार्ट, नोवार्टिस, बायोकॉन, इनमें अच्छी खासी तेजी रही। गिरने वालों में एनबीएफसी के शेयर रहे जिसमें बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, इसके अलावा उज्जीवन फाइनेंस इसमें शामिल थे। बैंकिंग शेयर की जहां तक बात है तो कोटक महिंद्रा बैंक, बंधन बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ये सबसे ज्यादा गिरकर बंद हुए। डॉलर के मुकाबले रुपया आज हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ है। रुपया आज 6 पैसे मजबूत होकर 76.16 पर बंद हुआ। कल रुपया 76.21 पर बंद हुआ था जो कि रुपए का 6 हफ्ते का निचला स्तर था। आज रुपया 76.11 से 76.26 की छोटी रेंज में ही ट्रेड करता नजर आया। रुपया पिछले साल के मुकाबले अब तक 6.73% तक टूट चुका है। एक्सपर्ट का मानना है कि अभी कुछ समय तक रुपया छोटी रेंज में ही कारोबार करता रहेगा। लोन ईएमआई पर ब्याज में छूट पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में लोन मोहलत को लेकर केंद्र की खिंचाई की कि कोर्ट ने कहा कि सरकार सब कुछ बैंकों पर नहीं छोड़ सकती है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र अब ये नहीं कह सकता है कि अब बैंकों और ग्राहकों के बीच का मामला है। अगर आपने मोहलत का ऐलान किया है तो फिर इसका फायदा ग्राहकों को मिलना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि केंद्र ने रास्ता निकालने के लिए समय लिया लेकिन कुछ नहीं हुआ। भारत में फार्मा सेक्टर के लिए नई चुनौती पैदा हो सकती है। चीन की फार्मा कंपनियों ने कई एपीआई उत्पादों की कीमतें बढ़ा दी हैं। ज्यादातर एपीआई की कीमतों में औसतन 20% की बढ़ोतरी की गई है। आईपीए की कीमतें 2 महीने में 2 गुनी हो चुकी हैं। आईपीए का इस्तेमाल सैनिटाइजर बनाने में होता है। भारत में हर महीने करीब 20,000 टन आईपीए का इंपोर्ट होता है। पीएपी की कीमतों में 25% से ज्यादा का उछाल आया है। पीएपी का इस्तेमाल पैरासिटामोल बनाने में होता है। एशियन पेंट्स के नतीजे घोषित होने से पहले ही इसकी संवेदनशील जानकारियां व्हाट्सएप पर आने की सेबी ने जांच की है। सेबी ने इस मामले में नीरज कुमार अग्रवाल को दोषी मानते हुए उन पर 15 लाख का फाइन लगाया है। इससे पहले की जांच में एटिक्स स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड में काम करने वाली श्रुति वोरा पर एशियन पेंट्स की इनसाइडर जानकारी लीक करने के मामले में दंड लगाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेबी ने 26 संबंधित व्हाट्सएप ग्रुप की जांच की थी। 190 हैंडसेट्स कब्जे में ले लिए गए थे।
कोरोना के भयावह हमले के बावजूद दक्षिण एशिया में भारतीय अर्थव्यवस्था इसका सबसे मजबूती का सामना करने की स्थिति में बनी रहेगी। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का कहना है कि भारत का बड़ा बाजार लगातार निवेशकों को आकर्षित करता रहेगा। उनकी रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना के बाद भारत में आर्थिक विकास दर की जो दर है वो थोड़ी सुस्त रहेगी, लेकिन यहाँ सकारात्मक ग्रोथ रहेगी, पॉजिटिव ग्रोथ रहेगी और यहाँ के बाजार व्यापक तौर पर एफडीआई को आकर्षित करते रहेंगे। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए एक और राहत की खबर है। 14 जून को खत्म होते हफ्ते में जो रोजगार की दर है उसमें 3.3% रोजगार की दर बढ़ी है। 14 जनवरी को समाप्त हुए सप्ताह में रोजगार की दर 35.7% रही है। इसके पिछले हफ्ते ये 32.4% थी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE की रिपोर्ट में दावा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान जिन लोगों की नौकरी चली गई थी अब धीरे धीरे उन्हें नौकरी वापस मिल रही है। हालांकि बेरोजगारी की दर अब भी काफी ज्यादा है। दिग्गज निवेशक राधा किशन दमानी अब इंडिया सीमेंट्स का टेकओवर कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दामानी के मालिकाना हक वाली कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट्स अनौपचारिक तरीके से एन श्रीनिवासन से बातचीत कर रही है ताकि कंपनी का टेकओवर किया जा सके। चेन्नई की सीमेंट कंपनी इंडिया सीमेंट्स में श्रीनिवासन की 29% हिस्सेदारी है। श्रीनिवासन लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी का जबरन टेक ओवर ना हो। LAC पर चीन हरकत से नाराज कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने चीनी सामानों का बहिष्कार का आह्वान किया है। कैट ने करीब 500 इंपोर्टेड सामानों की लिस्ट तैयार की है। कैट ने कहा है कि दिसंबर 2021 तक चीनी तैयार माल के आयात को $13 बिलियन या लगभग 1 लाख करोड़ रुपए कम किया जाएगा। इस लिस्ट में खिलौने हैं, फर्निशिंग फैब्रिक है, टेक्सटाइल है, बिल्डर है, हार्डवेयर है, फुटवेयर है, गारमेंट है, किचन का सामान है, लगेज है, हैंडबैग है, घड़ियां, ज्वेलरी वगैरह शामिल है। देश और दुनिया की बाकी 20 खबरों पर नजर डालते हैं। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 3.5 लाख के पार जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 1,19,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,86,000 लोग ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 10,774 मामले सामने आए हैं और रिकॉर्ड 2003 लोगों की मौत हुई है। एक दिन में ही 2000 लोगों से ज्यादा की जान चली गई, क्योंकि कल महाराष्ट्र में राज्य में मौत के आंकड़े में करीब 1400 मौतें जोड़ दी थी। मरीजों के मामले में भारत दुनिया का चौथा सबसे प्रभावित देश बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फिर से फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने क्या किया, कृपया डॉक्टर्स नर्सेस को सुरक्षा करें, वो योद्धा हैं। लाशों के साथ बुरे बर्ताव का वीडियो सामने आने के बाद कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार नहीं चाहती कि सच्चाई सामने आए। आप सच्चाई को दबा नहीं सकते हैं। आपने एक डॉक्टर को निलंबित क्यों किया जिसने आपके एक अस्पताल की दयनीय स्थितियों का वीडियो बनाया था? कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली सरकार को एक हलफनामा देने को कहा है। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन का आज दोबारा कोरोना टेस्ट हुआ, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कल उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया था। उन्हें सोमवार रात से ही तेज बुखार, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आम आदमी पार्टी की नेता अतिशी और अक्षय मराठे भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। दोनों फिलहाल अपने घर में होम क्वारंटाइन में हैं। मध्य प्रदेश में फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। ये शिकायत राहुल गांधी के एक एडिटेड वीडियो को साझा करने के लिए दर्ज कराई गई है। उनका कहना है इस वीडियो के जरिए उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी की शिकायत पर मुझ पर और 12 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। FIR के नाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है।
दिल्ली बीजेपी ने दिल्ली के 3 नगर निगमों के लिए मेयर्स और डिप्टी मेयर्सों के नाम की घोषणा कर दी है। तीनों नगर निगम में पार्टी बहुमत में है। जयप्रकाश को उत्तरी दिल्ली नगर निगम का मेयर बनाया गया है। ऋतु गोयल को डिप्टी मेयर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की जिम्मेदारी निर्मल जैन को मिली है। डिप्टी मेयर हरिप्रकाश बहादुर को बनाया गया है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में मेयर पद के लिए अनामिका मिथिलेश को चुना गया है और डिप्टी मेयर के तौर पर सुभाष भड़ाना को चुना गया है। लद्दाख के गलवान घाटी में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत पर बॉलीवुड स्टार्स ने अपना दुख जाहिर किया है। अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, सोनू सूद और विकी कौशल समेत कई स्टार्स ने सोशल मीडिया पर जवानों की कुर्बानी पर अपनी संवेदना जाहिर की है। सभी ने शहीदों को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि भी दी है। दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा है कि उन्हें बेटे के डिप्रेशन और इलाज के बारे में जानकारी नहीं थी। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में काम बंद होने से वो काफी उदास थे। पिता से बातचीत में सुशांत ने कहा था कि कई लोग उन्हें इस्तेमाल कर चुके हैं, जिस पर पिता ने उन्हें कुछ दिन पटना आकर रहने की सलाह भी दी थी, लेकिन सुशांत ने सब कुछ संभाल लेने का वादा किया था। साल 2013 में एक्टर जिया खान सुसाइड मामले की जांच में नया मोड़ आ गया है। इस मामले से जुड़े अहम सबूतों के गायब होने की बात सामने आई है। जिया खान की मौत के मामले की जांच सीबीआई के पास है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौत वाले दिन जिया खान का पहना हुआ ट्रैक सूट और दुपट्टे का फंदा जो बतौर सबूत रखे गए थे अब गायब है। इस पूरे मामले की जांच लेबोरेटरी और जुहू पुलिस के रवैये पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं जिया की मां राबिया ने इस केस को कमजोर करने की साजिश करार दिया है। बीस जून से टीवी, सीरियल, फिल्म, वेब सीरीज सबको शूट करने की परमिशन दे दी गई है। इस बात की जानकारी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न सिने एम्प्लॉइज यानी कि FWICE की ओर से दी गई है। शूटिंग से पहले एक फॉर्म भरना होगा जिसमें प्रोडक्शन हाउस या ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का नाम होगा, उसमें पता होगा, फिल्म का नाम होगा और कई जानकारियां इसमें देनी होगी। फिलहाल शूटिंग के लिए 33% मैन पावर की इजाजत मिली है। मोस्ट अवेटेड वेब शो ब्रोकन बट ब्यूटीफुल का प्रोडक्शन फिर से शुरू होने वाला है। एकता कपूर ने तीसरे सीजन के लिए लीड जोड़ी को लेकर फैंस से कुछ दिन पहले सुझाव मांगे थे। एकता के सुझाव पर फैंस ने सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल का नाम सुझाया था। इस पर एकता ने फैंस की उम्मीदों का ख्याल रखते हुए मेन लीड फाइनल कर दिया था और सिद्धार्थ शुक्ला को रोल के लिए चुन लिया गया था, लेकिन फीमेल लीड की तलाश अभी बाकी है। सिद्धार्थ को बिग बॉस 13 से काफी लोकप्रियता मिल चुकी है। चीनी सैनिकों से लोहा लेते हुए शहीद हुए भारतीय सैनिकों को टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली और रोहित शर्मा ने श्रद्धांजलि दी है। विराट कोहली ने लिखा कि एक सैनिक से बहादुर और आत्म बलिदानी कोई नहीं होता। कोहली ने लिखा कि अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिक के परिवार वालों के साथ उनकी संवेदनाएं हैं। रोहित शर्मा ने ट्वीट किया कि हमारे असली नायकों को सलाम, जिन्होंने हमारी सीमा की रक्षा और सम्मान करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। शेन वॉटसन के साथ हुए कोहनी विवाद को गौतम गंभीर ने अब 12 साल बाद खुलासा किया है। 2008 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान गंभीर एक मैच में शेन वॉटसन से भिड़ गए थे। गंभीर ने बताया कि वॉटसन के साथ उन्होंने ये जानबूझकर नहीं किया था। गंभीर ने बताया कि जब वो इस मामले की सुनवाई के लिए गए तो गैरी कैस्टन ने उनसे कहा कि वो उसे स्वीकार कर लें कि अगर वो इसे स्वीकार कर लेते हैं तो वो बैन नहीं होंगे। गंभीर के मुताबिक जब वो गैरी के साथ अंदर गए तो क्रिस ने पूछा, आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, और उन्हें बैन कर दिया गया।
अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन अगस्त में होगा। न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू क्यूमो ने यह ऐलान किया है। यूएस ओपन का आयोजन 31 अगस्त से 13 सितंबर तक करने का कार्यक्रम है। क्यूमो ने बताया कि यह टूर्नामेंट स्टेडियम में दर्शकों के बिना होगा, लेकिन इसे टीवी पर देखा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि टेनिस अधिकारियों को एहतियात बरतनी होगी, लेकिन टूर्नामेंट का आयोजन होगा। इससे पहले मई में फ्रेंच ओपन सस्पेंड हुआ था। इसका आयोजन यूएस ओपन के खत्म होने के एक हफ्ते बाद होगा। सत्रह साल के अंशु फाती के बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत बार्सिलोना ने लेगनेस को 2-0 से मात देकर स्पेनिश फुटबॉल लीग में शानदार जीत दर्ज की है। कोरोना वायरस के बाद पहली बार बार्सिलोना की टीम कैंप नोउ के खाली स्टेडियम में खेल रही थी। यहां फाती और मेसी ने टीम को 3 पॉइंट्स दिलाए और रियल मैड्रिड पर दबाव बनाया, जिसका मुकाबला वेलेंसिया के साथ कल रात को होगा। 17 साल के फाती वो दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं जिनके नाम 5 ला लीगा गोल्स हैं। उन्होंने ब्रेक से 3 मिनट पहले इस मैच में गोल किया था। दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल लीग यानी इंग्लिश प्रीमियर लीग आज से शुरू हो रही है। इसमें सभी 20 टीमों के 92 मैच होंगे। कुछ को 9 तो कुछ को 10 मैच खेलने हैं। लीग 25 जुलाई तक खत्म करनी है। इस टूर्नामेंट में रंग भेद के खिलाफ लड़ाई में अब इंग्लिश प्रीमियर लीग के खिलाड़ी भी शामिल हो गए हैं। लीग में फुटबॉलर अपने नाम की जगह ब्लैक लाइफ मैटर्स लिखी जर्सी पहनकर खेल में उतरेंगे। टूर्नामेंट की शुरुआती 12 मैचों में खिलाड़ी ऐसी ही जर्सी पहनेंगे। तो ये था आज का बुलेटिन। इजाजत दीजिए, नमस्कार।